जय श्री श्याम पाठशाला ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से स्वागत है। कुछ बच्चों का फोन आया कि सर हमारे 10वीं के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। अब आपके स्क्रीन के ऊपर एक न्यूज़पेपर की कटिंग आई हुई है, इसे ध्यान से पढ़ें। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो शिक्षा विभाग है वह सोशल डिस्टेंस को अपनाते हुए परीक्षा लेगा, इसलिए हमें इसकी पहले से ही क्या कर लेनी है, तैयारी करनी है। वैसे आपने पूरे साल पढ़ा है, लेकिन पूरे साल का हम एक साथ तो नहीं करवा सकते, लेकिन जहां तक हो सकता है इन वीडियो के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस रिकवर कराने की कोशिश करेंगे, पूरा श्याम परिवार आपके साथ। अब आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अगर हम चैप्टर खोलें, पहला पार्ट इकोनॉमिक्स का खोलें 14वां, जिसमें आर्थिक अवधारणा और नियोजन है। इसमें जो पहले पैराग्राफ पे एक प्रश्न बनता है, वो प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न ये है, प्रश्न कैसे बनेगा कि राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था के लिए निम्न कारणों से आवश्यक है। कि एक राष्ट्रीय आय है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि अर्थशास्त्र पढ़ा। अर्थशास्त्र क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। उसके बाद हमने पढ़ा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होती है कि जहां पर तमाम आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है वह अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्र होते हैं जहां तमाम आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है। क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं, पहला कृषि, दूसरा उद्योग और तीसरा सेवा क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों से अंतिम वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य ज्ञात किया जाता है, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, और जीडीपी का शुद्ध रूप ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो ये जो राष्ट्रीय आय है, ये हमने जो निकाला है, वो राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था के लिए क्यों जरूरी है। अर्थव्यवस्था एक राष्ट्र की हो सकती है, एक राज्य की भी हो सकती है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था एक देश की है, एक राष्ट्र की है। तो एक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक क्यों है, क्यों कारण है? पहला है कि अगर राष्ट्रीय आय की गणना होगी तो राष्ट्र की आर्थिक स्थिति व आर्थिक प्रगति का क्या हो जाएगा, हमें ज्ञान हो जाए कि देश आर्थिक स्थिति क्या है और आर्थिक स्थिति के आधार पर किस प्रकार विकास कर रहा है। विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना की जा सकती है। 2 या 2 से अधिक देश की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं की तुलना की जा सकती है आसानी से। जैसे पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था कैसी है और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, इनमें तुलना आसानी से की जा सकती है। जो तीसरा पॉइंट है वो है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं? कृषि, उद्योग और सेवा का अर्थव्यवस्था में योगदान पता चल जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कृषि का जो योगदान वर्तमान अगर अपन देखें तो 20% के आसपास है जीडीपी का, उद्योग का देखें तो 30% के आसपास है, और सेवा के क्षेत्र देखें तो 50% के आसपास है। ये पूरा डाटा क्लियर नहीं है, लेकिन इसके आसपास ही रहता है। वर्तमान 16 कुछ हो गया है, ये 3% ऊपर हो जाता है, कभी 3% नीचे हो जाता है। तो आसपास यही रहता है, 20%, 30% और 50%। तो सबसे ज्यादा जीडीपी है, अर्थात राष्ट्रीय आय का जीडीपी है, वो किससे ज्यादा मिल रहा है? सेवा क्षेत्र से ज्यादा मिल रहा है 50%, और सबसे कम किससे मिल रहा है? कृषि क्षेत्र से मिल रहा है। क्या कारण है? कारण यह है कि शिक्षा, तकनीकी ज्ञान इत्यादि कारण से लोग हैं सेवा क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद राष्ट्रीय आय भावी नीतियों का निर्माण में सहायक होती है। अगर राष्ट्रीय आय हमें मिल जाएगी कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय इतनी है या जीडीपी इतनी है, तो हम भविष्य में जो आर्थिक नियोजन बनाएंगे तो उसमें नीतियां जो हम बना रहे हैं, उन नीतियों को बनाने में क्या होगा, ये राष्ट्रीय आय पूर्ण रूप से सहायक होगी। ये तो सिर्फ इतनी बात। अब आगे जिक्र करते हैं कि जो राष्ट्रीय आय है, एक बात याद रखना कि जो बात बताने भूल गया था बीच में से, कि ये जो जीडीपी है ना, जीडीपी जो राष्ट्रीय आय होती है वह एक आर्थिक माप मौद्रिक माप होती है। क्या होती है? एक मौद्रिक माप होती है। मौद्रिक माप क्यों होती है? मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। मौद्रिक माप का मतलब होता है जिसे मुद्रा में मापा जा सके, जिसे मुद्रा में मापा जा सके वही माप मौद्रिक माप कहलाता है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रीय आय है, इसकी गणना है वो कौन करता है। कौन करता है? जीडीपी है, जीडीपी की गणना कोई तो कोई करता होगा, इसकी गणना कौन करता है और उससे राष्ट्रीय आय कौन बनाता है। आइए जिक्र करते हैं। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप जैसे क्लास में पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाओ। अभी वैसे नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि ये वीडियो सभी जगह जाता है भाई।
कुछ होते हैं जिनको मारवाड़ी या अपने स्थानीय क्षेत्रीय लैंग्वेज नहीं आती, उनको भी देखना चाहिए। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? NI, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, राष्ट्रीय आय को शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा NI की गणना कौन करता है? अब सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले इसकी गणना किसने की थी? फर्स्ट टाइम इसकी गणना किसने की थी? फर्स्ट टाइम इसकी गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने इसकी गणना की थी। इनकी बहुत बढ़िया पुस्तक थी 1868 में इनकी बहुत बड़ी पुस्तक थी द पोवर्टी नाम से थी, इन इंडिया नाम से कोई बुक थी। इन बुक के अंदर उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आय की गणना है वो इस प्रकार की जाती है। गरीबी का सबसे पहले भी उन्होंने उसी बुक में बताया था। उसके बाद राष्ट्रीय आय की गणना है वो सिराज, देसाई और मिस्टर राव, इन लोगों ने भी राष्ट्रीय आय की गणना है वो लगातार की थी। उसके बाद क्या हो गया कि 1947 में जब हमारे देश को आजादी मिली तब यह संकट खड़ा हो गया कि राष्ट्रीय आय की गणना करेगा कौन। अब राष्ट्रीय की गणना है वो 1949 में एक राष्ट्रीय आय समिति की समिति है वो गठन किया गया। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर महालनोबिस। प्रोफेसर महालनोबिस है वे इसके अध्यक्ष रहे थे। ये इसके अध्यक्ष है वो रहे थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी 1955 को और 1955 में इन्होंने दो चीज के सुझाव दिया था। पहला CSO, दूसरा NSSO। CSO और NSSO। भारत के अंदर CSO है वो राष्ट्रीय आय की गणना करता है और NSSO है वो भारत में वर्तमान गरीबी व बेरोजगारी के डाटा है वो कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। गरीबी और बेरोजगारी के जो डाटा है, जो आंकड़े हैं वो NSSO करता है और राष्ट्रीय आय की गणना है वो CSO करता है। राष्ट्रीय आय की गणना CSO है वो कब से कर रहा है? 1955 से कर रहा है। 1955 से राष्ट्रीय आय की गणना है वो CSO कर रहा है। CSO का फुल फॉर्म क्या है भाई? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन इसका फुल फॉर्म है। अगर इसके बाद आता है, ये साथ साथ में उतार लिया करो और इसकी एक PDF है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ, वो चेक कर लिया करो। और श्याम पाठशाला नाम से टेलीग्राम भी है, उसमें भी है तो आप वहां से ले सकते हो। उसके बाद किताब के आधार पर पढ़े तो हम शुरू से थोड़ा एक बार रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा? अर्थशास्त्र पढ़ा। उसके बाद पढ़ा हमने अर्थव्यवस्था। शब्दों की गहराई में ना जाए, भावना समझे मैं क्या ना क्या चाहता हूं। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था पढ़ा। फिर हमने पढ़े थे 3 क्षेत्र, ठीक है जी। उसके बाद 3 क्षेत्रों से जीडीपी से पढ़ा हमने NI कैसे निकाला जाता है और NI से हमने पढ़ा था पर पर्सन इनकम, प्रति व्यक्ति आय पढ़ा था, प्रति व्यक्ति आय पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था आर्थिक वृद्धि प्लस आर्थिक विकास पढ़ा था। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि पढ़ने के बाद में हमने दो परिभाषाएं पढ़ी जो अहम थी। पहला सतत विकास, दूसरा समावेशी विकास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव विकास क्या होता है। मानव विकास रिपोर्ट क्या होती है? मानव विकास रिपोर्ट की शुरुआत 1990 में की गई थी। 1990 में की गई थी और इसे हर साल UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो हर साल इसे जारी करता है। UNDP द्वारा HDR ह्यूमन डेवलप रिपोर्ट जारी होती है। HDR
के अंतर्गत बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। इसी के अंदर एक इंडेक्स है HDI। HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक। इस मानव विकास सूचकांक को बनाने में 2 व्यक्तियों का अहम योगदान रहा। पहले है पाकिस्तान के महबूब उल हक, दूसरे भारतीय अमर्त्य सेन। स्क्रीन पर आपके इन दोनों की पिक्चर दिखाई गई है, इसे गौर से देखें। यही दो व्यक्ति हैं जिन्होंने मानव विकास रिपोर्ट है वो बनाई थी। इस मानव विकास रिपोर्ट बनाने में इन्होंने 3 आयामों का उपयोग किया। 3 आयामों का उपयोग किया। गुरुजी 3 आयाम कौन कौन सा? इन देखो 3 आयाम है शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, और जो तीसरा आयाम है शिक्षा, स्वास्थ्य और तीसरा आयाम मेरे माइंड से हट गया। तीसरा आयाम इसके अंतर्गत आता है जीवन स्तर। जीवन स्तर, ये 3 आयाम थे इसके, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा कैसी है। अगर किसी राष्ट्र के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर उच्च होता है, बढ़िया क्वालिटी का होता है, वह मानव विकास रिपोर्ट जब जारी होती है, वर्तमान में 189 देश है। कितने देश हैं? 189 देश है। और यही देशों की सूची के अंदर बात करें तो वर्तमान 2019 रिपोर्ट की बात करें, 2019 की बात करें ना, तो 2019 के अंदर पहला स्थान नॉर्वे का है। पहला स्थान है तो पहला स्थान है। और भारत का है 129वां स्थान, ये भारत है। पहले 131 पे था, फिर 130 पे आया, 129 पर मिला के धीरे धीरे अपन आवड़ जाना एक तक। चलो भाई आगे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बुक के अनुसार भारत में नियोजन क्या होता है? भारत में नियोजन, अब देखो 1947 को जब हमारे देश को आजादी मिली तब हमारे देश में समय का अभाव था, क्योंकि हम बहुत पिछड़ चुके थे अन्य देशों के मुकाबले, और हमारे पास पैसे धन का अभाव था, हमारे पास संसाधनों का अभाव था। जो संसाधन हमारे पास आजादी के बाद मिले और जो हमारे पास समय था, समय का और संसाधनों का सदुपयोग किया गया। सदुपयोग किया गया और सदुपयोग कर एक लक्ष्य को निर्धारित किया गया। लक्ष्य को निर्धारित किया गया कि हमारे पास जो समय, हमारे पास जो बचा है, जो संसाधन है, इनका हम सही तरीके से उपयोग करेंगे और उपयोग करने के बाद में एक लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अब ऐसा प्लान किया गया, ऐसी योजना बनाई गई। यही योजना नियोजन कहलाता है। यही कहलाता है, नियोजन कहलाता है। और यही नियोजन जब आर्थिक दृष्टि से हो तो वह आर्थिक नियोजन कहलाता है। संसाधन की जगह हमारे पास आ जाएंगे अब पैसा, धन है वो इसमें आ जाता है। समय, अब आर्थिक नियोजन अपनाया गया। अब आर्थिक नियोजन है वो सबसे पहले हम प्रेरणा मिली 1928 के अंदर रूस में लगाया गया। आर्थिक नियोजन सबसे पहले कहा गया, रूस में लगाया गया। भारत के अंदर 1930 के अंदर विश्व सवरया नाम के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इनकी पुस्तक थी द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये इनकी पुस्तक थी। इसी पुस्तक में सबसे पहले उन्होंने भारत में
आर्थिक नियोजन बनाने की सबसे पहले सलाह दी थी। इसलिए भारत में आर्थिक नियोजन के पिता भी किसे कहा गया है? विश्वेश्वरैया को कहा गया था। आर्थिक नियोजन सबसे पहले कहा गया था 1928 के अंदर। आर्थिक नियोजन का मतलब होता है समय और धन संसाधन जो हमारे पास है उनका सदुपयोग करके लक्ष्य तक पहुंचना। हर योजना के अंदर लक्ष्य पहुंचेगा। हमारे पास संसाधन थे, मतलब धन था, वो तो हमने लगाया। समय का मतलब समझ में नहीं आया। समय का मतलब ये हो गया कि हमने जो योजना बनाई वो एक बनाई अलग काल के लिए, अलग काल, और एक अपनाई हमने दीर्घ काल के लिए, दीर्घ काल। अलग काल के अंदर देखोगे 1 से लेकर 5 तक वर्ष तक योजना बनाया जा सकती है, जबकि दीर्घ काल के लिए 20 वर्ष तक की योजनाएं हम बना सकते हैं। जिस प्रकार 20 वर्ष की योजनाएं लगाई गई थी हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम। उसके बाद में अलग काल है वो 5 वर्ष, 1 से लेकर 5 वर्ष तक बनाया गया। इसलिए हमारे जो योजना थी, हमारी जितनी भी योजना थी, इन्हें हमने पंचवर्षीय योजना कहा है, क्योंकि ये 5 वर्षों की योजना थी। पंचवर्षीय योजना 5 सालों की योजना थी, मतलब समय कितना मिल गया? 5 साल। संसाधन जो भी हमारे पास पैसा था, जो हमारे पास पैसा था कि इतना पैसा और इतना समय के साथ हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है, मतलब देश में 8% विकास करना है या देश में 8% की आर्थिक वृद्धि करनी है। तो ये जो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास था ना, वो हर क्षेत्र में अलग अलग था। जैसे स्वास्थ्य में अलग था, शिक्षा में अलग था, परिवहन में अलग था, क्योंकि ये सभी मानव के लिए जरूरी चीजें होती है। क्योंकि हमें मानव विकास था ना, एचडीआई रिपोर्ट के अंदर कहां पहुंचना था? ऊपरी पर पहुंचना था। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए था? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है वो आगे बढ़ाना था। इसके बाद आगे देखिए, अब इसके बाद अगर आगे देखें तो पंचवर्षीय योजना हमारे पास बनाई गई, लेकिन पंचवर्षीय योजना बनाएगा कौन? ये भी समस्या आ गई। तो मार्च 1950 में क्या बनाया गया? योजना आयोग बनाया गया। योजना आयोग बनाया गया। ये योजना आयोग बनाया गया मार्च 1950 मार्च 1950 में। ये योजना आयोग क्या करता था? ये योजनाएं हैं वो योजनाएं बनाने का काम करता है। पंचवर्षीय योजनाएं जो होती थी, योजना बनाने का काम है वो योजना आयोग है वो करता था। यह एक संविधानोत्तर व केंद्र सरकार की सलाहकारी संस्था, वो जी सलाहकारी संस्था समझना है, लेकिन संविधानोत्तर संस्था समझना पड़ेगी। संविधानोत्तर संस्था का मतलब ये होता है कि इस योजना आयोग का जिक्र कहीं पर भी मूल संविधान में नहीं किया गया, संविधान बनने के बाद हुआ है। ये योजना आयोग क्या करती थी? पंचवर्षीय योजना बनाने का काम करती थी। लेकिन पंचवर्षीय योजना को बनाना और पंचवर्षीय को लागू करना, ये दोनों काम इस योजना के हो गए। इसलिए अगस्त 1952 में एनडीए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। जी आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीए जो है वह भी एक संविधानोत्तर संस्था है। संविधानोत्तर व सलाहकारी संस्था है। गुरुजी हम खास काम क्यों है? एंगो खास काम और ये है कि जितनी भी योजना बनाई है, जितनी भी योजना बनाई उसकी जांच करता था, ऑडिटिंग करता था, जिसे हिंदी के अंदर अनुमोदन कहते हैं। योजनाओं का अनुमोदन करने का काम किसका था? जांच करने का काम किसका था? राष्ट्रीय विकास परिषद का था। उसे लागू करने का काम किसका था? योजना आयोग का काम था। इसके बाद यह एक विकेंद्रीकरण संस्था थी। विकेंद्रीयकरण संस्था मतलब जी यह राज्य व केंद्र सरकार, राज्य व केंद्र सरकार इनका समन्वय का काम भी करती थी। आपस में उनका तालमेल बनाने का काम भी करती थी। राज्य और केंद्र सरकार दोनों आपस में मिलकर है अच्छी तरीके से काम करें। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, जहां उपराज्यपाल नहीं है वहां के प्रशासन,
ये सभी भी राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। अब प्रश्न ये पूछा जाता है, योजना आयोग के अध्यक्ष होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होगा? इस योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उसके बाद एक प्रश्न बहुत बढ़िया बनता है इस पाठ के अंदर कि भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य बताइए कि भारत में हम आर्थिक नियोजन क्यों करें। इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, इनमें से मुख्य 7 है। वो इस प्रकार है कि पहला, आर्थिक नियोजन से आर्थिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। जो आर्थिक विकास है उसके जो हमने लक्ष्य लिए हैं उसकी प्राप्ति होती है। उसके बाद देश में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना भी आर्थिक नियोजन में होता है कि आर्थिक नियोजन हम जब हम बनाते हैं तो उसमें गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना ये भी एक अहम लक्ष्य होता है। हम आजादी के बाद से गरीबी दूर कर रहे हैं, लेकिन अब से हमारे से गरीबी दूर नहीं हुई, क्योंकि इसके पीछे रीजन होता है गरीबी और बेरोजगारी ये दोनों बहनें होती है कि जहां पर बेरोजगारी होगी वहां गरीबी होती है और जहां गरीबी होती है वहां बेरोजगारी होती है। आगे जब इकोनॉमिक्स के पार्ट आएंगे उसको विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद देश के अंदर सामाजिक जो न्याय है और समाज में जो समानता है उसकी व्यवस्था करनी कि समाज में हर व्यक्ति को न्याय मिले और हर व्यक्ति समान हो, कोई भी छूता ना रहे समाज में। इसके अंतर्गत है वो हमने बहुत अच्छी परिभाषा पढ़ी थी, समावेशी विकास। समावेशी विकास, समावेशी विकास के अंदर क्या हो गया कि सभी लोग एक साथ हैं, विकास के लिए सभी लोगों को विकास की समानता मिले, समाज में सभी लोगों को न्याय मिले, समाज में सभी लोग समान रूप से हो, इसकी व्यवस्था करना आर्थिक नियोजन में था। यह भी उद्देश्य है। देश को आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर का मतलब क्या हो गया कि भी हमें किसी देश से कोई वस्तु आयात ना करनी पड़े, देश के अंदर ही हम बने और देश के अंदर ही हम खा लें उसको, इसे कहते हैं आत्मनिर्भर। हमें किसी भी देश के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी है वो लाना भी आर्थिक नियोजन का काम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, आधुनिकीकरण का मतलब होता है कार्य करने का सरल तरीका जिससे समय की बचत हो। और आजादी के बाद हमारे पास समय नहीं था। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य का अगर हम विकास करेंगे, शिक्षा के अंदर विकास करेंगे, स्वास्थ्य के अंदर विकास करेंगे तो व्यक्ति का जो जीवन स्तर है वो अपने आप बड़ा हो जाएगा, आगे आगे बढ़ेगा। और शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर ही HDI मानव विकास रिपोर्ट के क्या रहे थे, 3 आयाम रहे थे। अगर मानव विकास सूचकांक में अगर हमें आगे जाना है तो हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में बढ़ोतरी करनी होगी, तभी हम मानव विकास रिपोर्ट में आगे जा सकते हैं। और अहम बात, ग्रामीण विकास करना। किसी भी देश का विकास है वो गांव से होता है, इसलिए ग्रामीण विकास करना भी क्या है, जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देश की आधे से अधिक जनसंख्या, लगभग 70% जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है। क्या करती है? गांव में विकास।